जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अभी इतिहास की सीरीज चल रही है। इस सिलसिला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता, जो आद्य इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? आद्य प्रोटो हिस्टोरिक काल किसे कहेंगे? वैसा काल, इतिहास का वह काल जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों मिले हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य मिला है ना बबुआ, उसे पढ़ा नहीं गया है, उसे है कहेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। और इसी में दो सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है, और एक सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता और दूसरा है ऋग वैदिक काल। और यदि सिंधु घाटी सभ्यता नहीं पढ़ा है बबुआ तो जाके पहले पढ़ लो, तब आना दूसरा वीडियो ऋग वैदिक सभ्यता, क्योंकि ये दोनों सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। वैसा आद्य ऐतिहासिक काल की दोनों सभ्यताएं हैं जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला है, जिसको पढ़ा नहीं गया, और जो पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उसी के आधार पर इसका वर्णन किया है इतिहासकारों ने। तो चलो हम लोग चलते हैं ऋग वैदिक सभ्यता की ओर। तो भारत की दूसरा सबसे प्राचीनतम सभ्यता है ऋग वैदिक सभ्यता। दोनों में अंतर समझ जाओ बाबू। जो हड़प्पा सभ्यता था ना, जो सिंधु घाटी की सभ्यता था, वो नगरीय सभ्यता था, और जो ऋग वैदिक सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है। कैसा? ग्रामीण सभ्यता है। तो चलो इसमें चलते हैं। ऋग वैदिक सभ्यता, ये इसको वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता के रूप में जानना। कौन? वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता जो चलता है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच, 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच। इसको दो भागों में बांट देते हैं बबुआ। एक है 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी, और इसे कहा जाता है ऋग वैदिक सभ्यता। कौन वैदिक? ऋग वैदिक सभ्यता। और एक होता है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी, और इसे कहा जाता है उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता, ये हो गया ऋग वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो अभी हम लोग दो वीडियो में इसको पढ़ेंगे। एक हो गया ऋग वैदिक सभ्यता और दूसरा हो गया उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऋग वैदिक सभ्यता। ऋग वैदिक सभ्यता के मतलब वेद होते हैं 4। कितने वेद होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों में से इस वेद ऋग वेद के बारे में हम इस सभ्यता में पढ़ेंगे, और उस समय का सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक सारे जीवन के बारे में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला ऋग वैदिक काल। तो ये कहता है ऋग वैदिक क्या है? तो देखो, एक शब्द है आर्य। आर्य, तो ऋग वैदिक सभ्यता के निर्माता है आर्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्यंस। क्या बोलते हैं? आर्यंस। क्या बोलते हैं? आर्यंस बोलते हैं। ये आर्य के मतलब आर्यंस। तो ऋग वैदिक सभ्यता की स्थापना किया था किसने? आर्यंस ने। और आर्य, जो आर्य शब्द है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन इसका अर्थ होता है। और जो वेद जो बोल रहे हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो वेद है वो वेद धातु से बना है। वेद धातु, इसका मतलब होता है ज्ञान। बस याद रखना, वेद का मतलब सीधा सीधा याद रखना ज्ञान। क्या भैया? ज्ञान। 3-4 चीज। ऋग्वेद की स्थापना या निर्माता कौन है? आर्य। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। वेद किस धातु से बना है? वेद, जिसका क्या अर्थ होता है? ज्ञान। अब जो वेदों की संख्या है, हमारे पास वेदों की संख्या है वो 4 है। कितने वेद हैं? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद में होता था कर्मकांड। कर्मकांड मतलब पूजा पाठ कैसे हो, यज्ञ कैसे हो, इनके बारे में चर्चा। आगे हम डिटेल से बात करेंगे, टेंशन एकदम मत लेना। सामवेद, सामवेद के मतलब, सामवेद को कहते हैं भारतीय संगीत के पिता कहते हैं। भारतीय संगीत के पिता कहते हैं, इसी में संगीत वगैरह सिखा। अथर्ववेद जादू टोना वाला।
अब ये तीन वो जो वेद है बबुआ, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसे वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। इसी को तीन को वेद को ही मुख्य वेद मानते हैं, इसको लोग ज्यादातर वेद नहीं मानता। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो आगे चले स्लाइड में, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आर्य जो आए थे, आर्य जो ऋग्वैदिक सभ्यता की स्थापना का जो श्रेय जाता है आर्यों का जाता है, वो आर्यों के बारे में जाने। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आर्य जो भारत में कहां से आए, ये भारत को तो मूल निवासी है नहीं, तो आए कहां से? तो उत्तरी ध्रुव से। एक व्यक्ति कहा उत्तरी ध्रुव से आए हैं। तो किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक जो है उन्होंने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। आर्टिक ओशन, ये जो हमारा अर्थ है, तो अर्थ का ऊपर ये वाला है जाना, यहाँ पे ये वाला एरिया, यहाँ पे है आर्टिक सर्कल या आर्टिक ओशन, ठीक है। टिक कहाँ होता? ऊपरे, टिक, आर्टिक, टिक कहाँ? ऊपरे। तो ये उत्तरी ध्रुव से आए थे बाल गंगाधर तिलक। बाल देखो, बाल भी याद है, बाल, तो बाल, टिक कहाँ? उत्तरी ध्रुव, तो ऊपर में रहता है टिक, तो याद रखना। तो उत्तरी ध्रुव से बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तिब्बत क्षेत्र, तिब्बत तो आज रहा नहीं, चाइना हड़प लिया, तो तिब्बत क्षेत्र जो है ये कहे थे स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य जो है तिब्बत से आए हैं। लेकिन सबसे सर्वमान आज जो सिद्ध हुआ वह है मध्य एशिया का एक देश है ईरान। तो मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य न तो उत्तरी ध्रुव और न तिब्बत क्षेत्र से हैं, आर्य जो आए हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया का एक देश है ईरान। ये किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। किसने कहा? मैक्स मुलर ने। अब देखो ये पॉइंट भी लिख दिए हैं, आर्य का निवास स्थान में सर्वप्रथम मध्य एशिया के बारे में। किसमें? मध्य एशिया। मध्य एशिया का एक देश है ईरान। क्या? ईरान। अब एक देखेंगे ध्यान से, एक खैबर दर्रा है हिंदू कुश पर्वत में। हिंदू कुश का पर्वत है बबुआ, हिंदू, ये तो गलती बन ही रहा है, चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं तोड़ने के लिए हम। तो ये जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान का बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री लाइन है ना, ये बाउंडरिया में, ये बाउंड्री के लाइन पे एक पर्वत है हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम है? हिंदू कुश पर्वत। ऐसी हिंदू कुश पर्वत में एक दर्रा है जिसका नाम है खैबर दर्रा। कौन दर्रा? खैबर दर्रा। दर्रा किसको बोलते हैं? ऐसे ऐसे पहाड़िया रहता है ना कोई, तो ये पहाड़िया के बीचों में जो स्थान होता है आने जाने का, यही जो है ये आने जाने का स्थान, इसी को बोलते हैं दर्रा। उधर से उधर आ जाओ, वही हो गया क्या चीज? दर्रा। तो ये हिंदू कुश पर्वत के जो बीच में है, इसी पर्वत पर है एक खैबर दर्रा। और जब भी किसी को दूसरे देश से भारत में आना होगा वो खैबर दर्रा से ही आएगा। तो क्यों सर, क्यों आएगा? आओ तो इतना इंडिया के इतना सारा जो है उसका बाउंड्री है, तो क्यों नहीं आएगा? क्यों आएगा इसी से? बबुआ देखो, ये वाला एरिया है ना यहाँ तक, ये सब हिमालय वाला एरिया है, तो इधर से कोई जाएगा नहीं। और ये है यहाँ से पानी वाला एरिया, यहाँ तक के पानी वाला एरिया, इधर से कोई जाएगा नहीं, तो यही बात जाता है ये वाला एरिया, ये वाला भी पर्वत है, तो इसमें एक दर्रा है खैबर दर्रा। तो चाहे सिकंदर आए, चाहे जितना भी विदेशी आक्रमणकारी आए, वो सब खैबर दर्रा से आएगा, इसलिए बार बार बोल रहे हैं खैबर दर्रा। तो आर्य जो हैं वो खैबर दर्रा से भारत में प्रवेश किए थे। और एक याद रखना, ऋग्वेद की समानता जो है ना, जैसे ऋग्वेद जो है एक प्रकार का वेद है, तो ऐसनो एक वेद था, उस वेद का नाम है, मतलब एक ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम था अवेस्ता, और ये ईरान का ग्रंथ था। कहने का मतलब कहेगा ऋग्वेद की समानता किससे की गई है? तो अवेस्ता से। किससे? अवेस्ता से। अवेस्ता क्या है? तो बोलोगे ईरानी ग्रंथ है, ईरान का एक ग्रंथ है। इसी ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से ऋग्वेद की को समानता दर्शाई गई है। तो इतना क्लियर? देखो ऋग्वेद काल के देवता, कुछ देवता हैं इस समय,
जिनको पूजा करते थे। इंद्र अग्नि का उल्लेख कहाँ किया गया पूछेगा। ऋग्वेद का देवता जो इंद्र है अग्नि है उसका उल्लेख कहाँ किया गया है। बागोस कोई अभिलेख, एक अभिलेख है जिसका नाम है बागोस कोई। ये तो बागोस कोई अभिलेख है। इसी अभिलेख में इंद्र और अग्नि नामक दो देवताओं का वर्णन किया गया है। इतना समझ में आया हो? आ रहा है तो ठीक कमेंट करो। अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल, 10 मंडल मतलब 10 गो चैप्टर। काय चैप्टर? 10 चैप्टर। ऋग्वेद में कितना चैप्टर? 10 चैप्टर। और इसमें 1080 सूक्त है। सूक्त का मतलब समझ जाओ इस तरह से कि सब डिवीजन में बांटा गया है। जैसे 10 गो चैप्टर है ना, तो 10 चैप्टर में टॉपिक वार रहता है ना, एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, तो इसे 1028 टॉपिक। और 1028 टॉपिक को ही बोला जाता है सूक्त। क्या कहते हैं? सूक्त। सब पूछेगा भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद। कौन वेद? ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन वेद? ऋग्वेद। इसकी तुलना किससे किया गया था? ईरान की एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवेस्ता। क्या नाम है? अवेस्ता। और कहेगा कि ऋग्वेद की रचना किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में ऋग्वेद की रचना किया गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में ऋग्वेद की जो है रचना की गई। आइए बोले ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल और 1028 सूक्त है। अब तो एक बात आएगा कि बताइए सर 10 गो चैप्टर है, तो 10 गो चैप्टर जो पहला चैप्टर होगा पहले लिखल गया होगा और 10वां चैप्टर होगा वो बाद में लिखल होगा। तो ऐसा कोनो बात नहीं होगा। पहला और 10वां जो है जो चैप्टर है पहला और 10वां मंडल जो है वो बाद में सबसे बाद में जोड़ा गया था। मतलब सबसे बाद में पहला और 10वां मंडल को जोड़ा गया था। ऋग्वेद में बोलेगा कि ऋग्वेद में सबसे बाद में कौन सा मंडल को जोड़ा गया? तो पहला और 10वां मंडल को। पहला 10वां मंडल जिसे कहा जाता हप्त। क्या कहते हैं? हप्त। क्या कहते हैं? हप्त कहते हैं। सॉरी हप्त का कहते हैं। तो ऋग्वेद के पहला और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया। तो 2 गो मंडल के बारे में पता हो गया, 8 गो चैप्टर और बचा है। इसमें सबसे छोटा मंडल मतलब सबसे छोटा चैप्टर कहा जाए तो दूसरका है। कहना है दूसरका। मात्र इसमें 43 सूक्त है। कितना सूक्त है? 43 सूक्त। कितना सूक्त है? 43 सूक्त। ये सब याद रखना पॉइंटवा जब बता रहे हैं। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में। दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल। दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल। तीसरा मंडल में विश्वामित्र ने रचना किया था किसका? गायत्री मंत्र का। तो तीसरा मंडल में है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। तो ये जो मंत्र है ये तीसरा मंडल में है। जो लिखा किसने? विश्वामित्र ने। किसने लिखा? विश्वामित्र ने लिखा है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने किया। इसे गायत्री मंत्र मिलता है। कौन सा मंत्र? गायत्री। और चौथा को कैसे लिखते हैं? 4 4 4 4 ऐसे लिखते हैं। कृषि सी देखो कृषि में 4 आ रहा है। 4 4 तो समझ कृषि का उल्लेख चौथा मंडल में। कितना मंडल में? चौथा। पहला 10वां सबसे अंत में। दूसरा सबसे छोटा। तीसरा गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र ने। चौथा कृषि। चौथा में कृषि। जो इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ेंगे हो। अब ऋग्वेद के 7वां मंडल में, ऋग्वेद के 7वां मंडल में वशिष्ठ ने दशराग युद्ध का वर्णन किया। दशराग युद्ध को बाद में पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। तो पूछेगा ऋग्वेद का 7वां मंडल है उसमें किसके बारे में पता है? तो इससे बात किया गया दशराग युद्ध के बारे में। किसमें? दशराग युद्ध।
दशराग युद्ध के बारे में बात किया गया है। दशराग युद्ध के बारे में किसमें? 7वां मंडल में। किसमें बबुआ? 7वां मंडल में किया गया है। आगे चले हो, मार लो स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं, आदतवा पड़ गया, एमसीक्यू करवा रहे थे। 9वां मंडल है ना, 9वां मंडल, इसमें एक सोम मंडल की स्थापना, सोम मंडल भी कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? सोम मंडल। और इसमें एगो रस है, सोम रस। अरे कभी पार्टी उट्टी में चलता है ना रस उस, तो उसी तरह से एगो सोम रस है। तो 9वां मंडल में एक प्रकार का विशेष रस की वर्णन है जिसको बोलते हैं सोम रस। सोम मंडल में एक पेय पदार्थ है जिसको बोलते हैं सोम रस। क्या बोलते हैं? सोम रस। तो 9वां मंडल में सोम रस, 9वां मंडल में सोम रस। और ये 10वां मंडल है, 10वां पहला मंडल जो सबसे अंत में लिखा गया है, इसी में पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन किया गया। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन किया है। और इसमें पहली बार शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है। जो शूद्र है वो शूद्र शब्द का वर्णन पहली बार कौन सा मंडल में मिलता है? 10वां मंडल में मिलता है। कौन सा मंडल में हो बोलो? 10वां मंडल में। तो ऋग्वेद के बारे में इतना बात समझ में आया। पहला 10वां मंडल, सबसे लास्ट वाला 10वां मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त के बारे में वर्णन है। और पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र की वर्णन हुआ था। दूसरा मंडल सबसे छोटा मंडल, कितना? 43 सूक्त। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? विश्वामित्र ने। चौथा मंडल जिसमें कृषि का वर्णन है। 7वां मंडल, जिस 7वां मंडल में क्या है? दशराग युद्ध के बारे में वर्णन है। 9वां मंडल में सोम रस के बारे में वर्णन है, सोम रस के बारे में वर्णन है। तो इतना ऋग्वेद, ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें टोटल कितना चैप्टर, मतलब मंडल का 10 को, सूक्त कितना? 1028। बोले इतना याद हुआ? और नहीं हुआ या तो फिर से जाके पढ़ो पीछे करके, टुक टुक देख रहा। हाँ आगे क्या है? एगो बचिया ऋग्वेद का राजनीतिक जीवन। कैसा जीवन? राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन देखो, सबसे पहले आर्य कहां प्रवेश किए थे? भारत में पूछेगा कहां प्रवेश किए थे? तो सप्तसैंधव प्रदेश में सबसे पहले आर्य प्रवेश किए थे। सप्तसैंधव प्रदेश में, जिसमें आज कौन कौन सा इलाका आता? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब। वो पाकिस्तान वाला ही पंजाब और इंडिया वाला ही पंजाब, दोनों मतलब समझ जाना। तो अफगानिस्तान, पंजाब और पाकिस्तान, ये तीनों एरिया में मतलब आर्य सबसे पहले आए थे, जिसे सप्तसैंधव क्षेत्र कहते हैं। सप्तसैंधव क्षेत्र। और जब आर्य आए थे तो कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे रहे थे, कहीं ना कहीं किसी नदी के किनारे रहे थे। और वो पहले वो नदी को दूसरा नाम से जाना जाता था, और आज वो नदी दूसरा नाम से। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, पता फलना नदी के प्राचीन नाम क्या था? या फलना नदी का आज इस नाम से जानते थे, पहले किस नाम से जानते थे? तो चले अगला क्वेश्चन में आ जाता है यही। सिंधु नदी, तो पहले भी सिंधु, अब ये सिंधु। झेलम को बोलते हैं बितास्ता, झेलम को बितास्ता, जिसको ऊपर बीतता है वही बेचारा झेलता है। तो याद रखना, बीतता है वही क्या करता है? झेलता है, बितास्ता। चिनाब, चिनाब अस्किनी, चिनाब का अस्किनी, चिनाब का अस्किनी। पहले हम चुनाव करते हैं तब सिक्की लड़ाते हैं, तो चिनाब अस्किनी। राबी परुस्नी नदी, को नदी? राबी परुस्नी, राबी नदी, परुस्नी नदी। राबी को पहले अभी वर्तमान में राबी कहते हैं, पहले बोलते थे परुस्नी। ब्यास, ब्यास से याद रखना प्यास, प्यास। विपासा मतलब विपासा, प्यासा, प्यासा, ब्यास, ब्यास, विपासा। सतलज, सतलज को बोलते हैं सतुद्री, सतलज को सतुद्री। और देखो एक नदी था घग्गर, क्या बोलते हैं? घग्गर। और घग्गर का सरस्वती नदी, सरस्वती नदी का सरस्वती नदी। तो याद रखना बाबू, सिंधु के सिंधु, झेलम को बितास्ता, चिनाब को अस्किनी।
और रवि को विपाशा, रवि को सॉरी परुष्णी, और व्यास को विपाशा, सतलज को शतुद्री, घाघर को सरस्वती। तो इतना तो याद होगा, ना याद होगा तो याद करो। देखो उस समय था ना, अब ने सोचते हैं कि राजा, राजा के मतलब बहुत बड़ा आदमी। पहले ऐसा नहीं था। राजा लोग को तीर तीर खींच के बना, ए भैया तू राजा बन जाओ, राजा बन। पहले राजा तीर खींच के बनाया जाता था, और राजा का काम था किला के रक्षा करना, खाना पीना। तो कल ओकरा घर से खाना आएगा, कल ओकरा घर से, कल ओकरा घर से, कल ओकरा घर से। मतलब उसको जाग के बेचारा को आज के प्रहरी जो करता है, प्रहरी, हाँ प्रहरी जो करता है, जो नाइट गार्ड सब होता है, तो वही काम उस समय के राजा किया करते थे। राजा का क्या काम था? वो राजा किला की रक्षा करते थे, मतलब उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ करता था। तो राजा का काम किले की रक्षा करना, किले की। और इस समय देखोगे तो जो टैक्स आज सरकार को हम देते हैं ना, कोई भी चाहे तो लोग पता होगा कि हम लोग सब टैक्स भरते हैं, चाहे हम लोग नौकरी करें या नहीं। वो कैसे? अरे कुरकुरे और टॉफी खाता है डेयरी मिल्क, ओकरो में देखना जीएसटी लिखल होगा, तो खरीदता है तो ओकरो में जीएसटी देता है सरकार के, मतलब टैक्स तुम ही भर रहा है, समझा? ये मत सोचना कि हम टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो आज हम लोग जो देते हैं वो नियमित कर है। तो पहले कोई टैक्स नहीं था, पहले कोई कार्य नहीं था, कोई टैक्स नियमित नहीं था। दूसरा चीज, पहले कोई सेना नहीं था। तो सेना नहीं था तो आक्रमण होता था, तो कैसे काम चलता था? तो सोचो कि एक रतिया याद करो, जे रतिया में तुम्हारे गांव से ट्रांसफार्मर चोरी करे वो दूसर गांव वाला आदमी आया, और एक आदमी उसी समय बाहर निकला थे पेशाब करे, और वो जो है वो देख लिया कि साला कोई ना कोई जो है लगता है कि हमारा ट्रांसफर चोरी कर रहा है, ट्रांसफार्मर चोरी कर रहा है। तो हल्ला करता है, तो गांव में जितना भी युवक है सब डंडा लेके रेडी हो जाता है। मतलब बोलो सैनिक तैयार करने की जरूरत पड़ा, हमको परमानेंट रखने की जरूरत पड़ा नहीं, उस सैनिक रेडी हो गया, ले डंडा मार के भगा दिया, पिटबो किया, पकड़बो किया। तो पहले इसी तरह का सैनिक था, मतलब जरूरत पड़ने पर हम सैनिकों का यूज कर लेते थे, सैनिक हमारा अपने आप खड़ा हो जाता था। पहले नियमित सैनिक और नियमित टैक्स नहीं था, इस बात को ध्यान में रखना। भेजा में घुसा लो। राजा का प्रमुख सहयोगी, जो राजा को सहयोग करता था उसको बोलते थे पुरोहित। क्या बोलते थे? पुरोहित। राजा को सहयोग करने वालों को बोलते थे पुरोहित। अब इस समय 3 गो समिति थी। कितनी समिति? 3 समिति थी। एक था विदत। विदत यह सबसे प्राचीनतम संस्था। बोलेगा विदत क्या है? तो यह विदत सबसे प्राचीनतम संस्था है। और सभा में अनुभवी लोग रहते थे। आजकल का जो आधुनिक राज्यसभा है उसी को याद रखना, सभा, जिसमें सबसे विद्वान लोग रहते थे। एक होता समिति। आज का जो लोकसभा है, आज का लोकसभा के समान कौन है? समिति। बार बार ये तीनों सवाल पूछता हुआ। विदत क्या है? सबसे प्राचीन। सभा क्या है? सभा किसके समान है? तो राज्यसभा की तरह, जिसमें विद्वान लोग बैठते हैं। लोकसभा क्या है? सॉरी, समिति क्या है? तो समिति जो है लोकसभा के समान है, लोकसभा के समान है। तो तीनों संस्थाओं के बारे में याद रखना। हम बोले थे बबुआ कि दशराग युद्ध के बारे में बताएंगे। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वां मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये दशराग युद्ध है क्या? तो सुनो। एक भरत कुल के राजा थे, भरत कुल के राजा थे जिनका नाम था सुदास। भरत कुल के राजा जिनका नाम था सुदास। और सुदास का जो पुरोहित थे, सुदास का पुरोहित थे जिनका नाम था विश्वामित्रा। क्या नाम था? विश्वामित्रा। ये सुदास याद रखना। भरत कुल के राजा हुए सुदास, और सुदास के यहाँ जो कहा पुरोहित थे वो थे विश्वामित्रा। तो ये क्या किया? सुदास ने विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटा दिया। विश्वामित्र को
पुरोहित पद से हटा दिया और वहां पे विश्वामित्र के जगह पे वशिष्ठ को ला लिया। किसको? वशिष्ठ को। अब इसी के चक्कर में हो गया युद्ध, इसी के चक्कर में हो गया युद्ध। और ये युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। किसके नदी किनारे? परुष्णी नदी किनारे। यही है दशराग युद्ध। और इस युद्ध में विजय हुआ सुदास। कौन हुआ? सुदास। तो याद रखना सिंपल सिस्टम, एक भरत कुल के राजा थे सुदास, और सुदास के पुरोहित थे विश्वामित्र। विश्वामित्र को सुदास में कुछ टानमन हुआ होगा, विश्वामित्र को हटा करके और वशिष्ठ को अपना पुरोहित घोषित कर दिया, जिसके वजह से हो गया दोनों में युद्ध। और युद्ध हुआ कहाँ हुआ? युद्ध हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। और इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। किसकी विजय हुई? सुदास की। बोलो जी क्या था? किसका? पहले सुदास का जो है पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र। वो बोलेगी सुदास का कौन थे? नहीं ध्यान है, बोलो। विश्वामित्र हटा करके किसे बनाया गया था पुरोहित? विशिष्ट। विशिष्ट ने वशिष्ठ। किसको? वशिष्ठ। किस नदी के किनारे लड़ा गया युद्ध? रावी के पुराना नाम। हाँ, रावी के परुष्णी, जहाँ परुष्णी। अब प्रशासन की इकाई देखिए तो सबसे छोटी इकाई को बोलता था कुल। क्या बोलते थे? कुल। अब कुल से आगे जाएंगे तो 20। क्या होगा? 20। और 20 से बनेगा ग्राम, और ग्राम से बनेगा जन। जन सबसे बड़ी इकाई। जबकि उत्तर वैदिक में पढ़ेंगे तो हो गया जन से जनपद। क्या हो जाएगा? जनपद। सबसे जनपद। और जब हम लोग चले जाएंगे किसमें? बोलो, मौर्य वंश मगध का उस अर्थ में, तो उसमें सबसे बड़ा हो जाएगा महाजनपद। तो जन, जनपद, महाजनपद। लेकिन इसमें सबसे छोटा कौन हो गया? कुल 20 ग्राम जन। कुल 20 ग्राम जन, कुल 20 ग्राम जन। तो इस तरह से याद रखना। एक बात बताओ, हमने पढ़ाया था सिंधु घाटी सभ्यता पितृसत्रात्मक थी, मातृसत्रात्मक थी, मतलब हम माता प्रधान माने जाते थे। और ऋग वैदिक सभ्यता में पिता प्रधान है। कैसा प्रधान है? कौन प्रधान है? पिता प्रधान है। ऋग वैदिक में कार्मिक आधार पूछेगा कि ऋग वैदिक में वर्णों को किस आधार पर बांटा गया था? कार्मिक आधार पर। लेकिन यही पूछेगा उत्तर वैदिक में वर्णों को किस आधार पर बांटा गया था? जन्म के आधार पर। किस आधार पर? जन्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर बांटा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में बांटा गया, जो किस आधार पे? कर्म के आधार पे। मतलब इसका कंसेप्ट है कि एक ही घर में ब्राह्मण है, एक ही घर में क्षत्रिय है, एक ही घर में वैश्य है, और एक ही घर में क्या है? शूद्र है। तो एक ही घर में ये हो सकता था। लेकिन बाद में पता है कुछ लोगों को पेट में मड़ोरा आने लगा, और लोग इसको कर्म के आधार पे ना दे करके क्या दे दिया? जन्म के आधार पे। किस आधार पे? जन्म के आधार पे। अब ऋग्वेद के 9वें मंडल में, मैं कहा था ना, ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या था? एक सोम रस का बना था। इसी मंडल में, ऋग्वेद में मंडल में कहता है कि मैं कवि हूं। मैं क्या हूं? कवि। कवि मतलब ब्राह्मण। मेरे पिता वैसे हैं, मेरे पिता वैसे हैं। मेरी माता चक्की चलाती है। मेरी माता चक्की चलाती है, मतलब शूद्र के काम। मतलब एक हम सब एक साथ, मतलब इससे ज्ञात होता है कि एक ही परिवार के विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं। एक ही परिवार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे पहले। ऋग्वेद काल में जब इतना अच्छा व्यवस्था रहेगा बबुआ, तब बोलो छुआछूत रहेगा। तो ऋग्वैदिक काल में किसी प्रकार का छुआछूत नहीं था, और यह वर्णों में गतिशीलता थी। वर्णों में गतिशीलता के मतलब, जैसे एगो मेरा दोस्त मिला, ठीक है, दोस्त से पूछे तब यार आजकल क्या कर रहे हो? आजकल, या दोस्त हमसे पूछ लिया कि आजकल क्या कर रहे हो, तो मैं कहूंगा कि कुछ नहीं यार, क्या कहें, अभी होटल खोल ले हैं, वही चाउमीन गुपचुप बेचते हैं, पैसा ठीक ठाक कमा लेते हैं। तो दोस्तों बोल रहा है, हम पूछे दोस्त को, अच्छा तुम क्या करते हो? तो हम तो पढ़ाते हैं लेकिन को। तो हम बोले
इसके पहले हम ब्राह्मण थे, हम भी पढ़ाते थे। ये जरा सा वहां से नहीं फायदा हुआ था, हम आ गए, होटल खोल लिए घर परिवार को देखने के लिए। तो वर्णों में गतिशीलता थी, मतलब हम कर्म अपना बदल सकते। कर्म अगर हम कल पढ़ा रहे हैं तो आज हम खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, किसी के घर में हम नौकरी भी कर ले रहे हैं, अपना दुकान भी चला रहे हैं। तो कर्म कर्म जो था, कर्म में गतिशीलता थी। कर्म क्या था? गतिशीलता थी। और ये कर्म के आधार पर यहाँ पर वर्णों का विभाजन था, ना कि जन्म के आधार पर। चलो चलते हैं। अब इतनी अच्छा व्यवस्था होने के बाद बताओ बबुआ कि महिलाओं की अच्छी स्थिति होगी कि खराब होगी? तो महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, बहुत अच्छा था। वे पढ़ सकती थी और राज दरबार में भी भाग ले सकती थी। ये तो उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में आया, न तो पहला महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया गया और न ही राज दरबार में भाग ले सकती थी। लेकिन ऋग वैदिक काल में वो पढ़ सकती थी और राज दरबार में भाग ले सकती थी। इस समय की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अच्छी पढ़ी लिखी है, जिसको विदुषी महिला कहते हैं। कौन महिला? विदुषी महिला। जैसे हो गया अपाला, घोषा, मुद्रा, घोषा। घोषा घोषा दो जगह लिखी जी। अपाला, लोपा मुद्रा। लोपा मुद्रा एक में है, घोषा, अपर्णा, तो 4 गो है। अपाला, घोषा मुद्रा, सॉरी लोपा मुद्रा है, घोषा, एक अपर्णा। क्या बोले? अपाला, अपाला, लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा, गलती लिख दिया वहां जी, लोपा मुद्रा, लोपा मुद्रा। और एक नाम है घोषा और एक नाम है अपर्णा, अपर्णा। तो ये जो 4 गो थे वो ऋग वैदिक सभ्यता का सबसे विदुषी महिला थी, तेज त्रास ज्ञानी महिला थी। इस समय बताओ, इतना अच्छा व्यवस्था होने के बाद भी क्या इस समय बाल विवाह होगा? नहीं होगा। पर्दा प्रथा था? नहीं। सती प्रथा था? नहीं। ये सब नहीं था, ये सब बाद में आया, बाद में आया। ऋग वैदिक काल में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और नियोग का प्रथा था। अब लोग कपड़ा पहनते थे, कपड़ों को भी नाम पूछता है बाबूगा कि किस तरह से लोग कपड़ा पहनते थे। ऊपर वाला कपड़ा को क्या बोलते थे? पगड़ी को क्या कहते थे? नीचे कपड़ा जो पहना जाता था उसे क्या कहते थे? हम तो भैया हाफ पैंट पहन के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि दिखाना ऊपरे नहीं आया। तो देखो, अधिवास, अधिवास किसको बोलते हैं? ऊपर पहनने वाले कपड़े को अधिवास कहते हैं। ऊपर पहनने वाले कपड़े को क्या बोलते थे? अधिवास। और वास किसको बोलते थे? जो नीचे कपड़ा पहना जाता है, नीचे, जिसको अंडरगारमेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं वास। और नी बोलते, सॉरी गलती हुई थी, नीचे जो पहनते थे उसको बोलते हैं वास। नी बोलते थे किसको? जो अंडरगारमेंट है, अंडरगारमेंट, तो उसको बोलते थे नीव, अंतः वस्त्र। और उसने किसको बोलते थे? पगड़ी को। उसने किसको बोलते थे? पगड़ी को। फिर से देखो, अधिवास मतलब जैकेट पहले हैं और साथ तुमको थोड़ी दिखा देंगे कि किसको क्या बोलेंगे। ऊपर पहले हैं उसको बोलेंगे क्या चीज? अधिवास। क्या बोलेंगे? अधिवास। अरे है गमछा जी? नहीं, बिहारी हो के गमछा नहीं रख ले, ठीक है, अपनी गमछा रखेंगे हो। वास, नीचे पहनने वाले जाने वाले को क्या बोलेंगे? वास। नीव किसे? अंतः वस्त्र को क्या बोलते हैं? नीव, नीव। और उसने पगड़ी को क्या बोलेंगे? उष्णीय। अब नेक्स्ट है यहाँ के ऋग वैदिक काल में लोगों का आर्थिक जीवन कैसे था, मतलब पेट पालन कैसे होता था, कैसे लोग जीवन यापन करता था। तो इस मुख्य आधार था पशुपालन, पशुपालन। और कृषि की भी शुरुआत हो गई थी, कृषि की भी शुरुआत हो गई थी। इसीलिए कृषि का वर्णन मंडल 4 में मिलता है, ऋग वेद के मंडल 4 में मिलता है। और सबसे प्रमुख यहाँ की पशु थी गाय। क्या थी? गाय, घोड़ा। देखो, बकरी को पहले बोलते थे आजा, आज आज बकरी। अब भेड़ को बोलते अट्टी, का अट्टी कट्टी। भेड़, क्या? भेड़। ये सब क्या थे? पालतू थे। याद रखना, लोथल और सुरकोटदा, ये दोनों जगह से हाथी का तो प्रमाण मिला था सिंधु घाटी में, लेकिन हाथी वहां के पालतू नहीं थे। उसी तरह से ऋग वैदिक काल में भी पालतू हाथी यहाँ नहीं है। कृषि यहाँ गौन था, गौन के मतलब उतना कृषि नहीं होता था, लगभग हल्का फुल्का लोग स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ सबसे प्रमुख जो फसल थी यब, 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 यब और गोधुन मतलब गेहूं। यब मतलब जाओ, जो नहीं, जाओ, जाओ जल्दी, यब।
ये सबसे प्रमुख फसल थी, प्रमुख फसल थी। आगे बढ़े, अरे समझ में आ रहा है हो। गेहूं, चावल, कपास, गन्ना भी उत्पादन होता था। अब किस मंडल में? ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। हल के लिए लांगूल, हल को बोलते थे लांगूल, खाद को बोलते थे करीसु, खाद को करीसु। पूछेगा ऋग वैदिक काल में हलवा को क्या बोलते थे? लांगूल, खाद को करीसु। यहाँ पर मुद्रा कैसा था? ऋग्वेद में नियमित मुद्रा नहीं था, मतलब पैसा कौड़ी नहीं था। कैसे लोग करते थे? तो वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। गांव में जाओ, दाम पूरा गांव, उसमें क्या होता था, अगर मेरे घर में कोई परिवार आ गया तो हम क्या करेंगे? रोटी बेचारा को बना खिलाएंगे नहीं, और हमारा घर आटा तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि एक कटोरा आटा ठूस ठूस के भर के ले जाएंगे और कहेंगे ए दीदी ला हमारा जरा चावल दे दा, तो आटवा दे देते थे और उतना ही चावल वही में भर के लेके आ जाते थे। इसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। तो गलत बात हुआ, वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं लग पाता था, तो उसमें बहुत गड़बड़ी थी। तो पहले इसी तरह का होता था, क्या चीज? लेन देन। क्या होता था? लेन देन। देख, अरे ये सोचो नहीं, बर्फ बेचे आता था ना, तो पैसा नहीं रहता, क्या करते थे? एक कटोरा धान उठाए, ए हो बर्फ वाला लो जरा बर्फ दे दो, एक कटोरा हम उसको दे देता क्या? गेहूं या धान, और हम लोग देता था बर्फ। ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। तो इस समय लेन देन के लिए मुद्रा के रूप में हम वस्तु विनिमय प्रणाली का यूज करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली यही है, वस्तु विनिमय प्रणाली। व्यापार के लिए निष्क, देखो निष्क, निष्क सोना का सिक्का होता था, सोना का आभूषण या सिक्का, निष्क का प्रयोग करते थे। धातु, ऋग्वेद में धातु के लिए आयस शब्द का प्रयोग किया। आयस शब्द है ना, ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है, याद रखना। ऋग्वेद में लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में धातु के लिए पूछेगा, ऋग्वेद में धातु के लिए क्या? धातु के लिए कौन सा शब्द का यूज किया गया है? तो आयस, क्या चीज का? आयस का। और चांदी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। 4 को वेद बताए थे, कौन वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में सबसे पहली बार चांदी शब्द का यूज हुआ था। चांदी जो शब्द है, चांदी, चांदी, चांदी के चम्मच से चंदू को चटनी चटाया, है ना? कैसे बोलते हैं? को नहीं याद है। तो चांदी का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में। आगे चले, बस खत्म होने वाला, टेंशन नहीं लो। याद हो रहा है कि नहीं? इतना खाली बोलो याद हो रहा है ना जी। अगर 48-50% भी याद हो रहा तो बड़ी है। एक बार अपने हाथ से नोट्स कॉपी बनाना, स्क्रीनशॉट मार के और नोट्स कॉपी बनाना, याद पक्का होगा। ऋग्वेदिक काल के धार्मिक जीवन, लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं था। कौन पूजा नहीं था? मूर्ति पूजा, याग, कर्म कांड ये सब नहीं था। पहले क्या था ऋग्वेद में? जिससे फायदा वही भगवान, जिससे हमको फायदा हुआ वही क्या हो गया? भगवान। हम नदी से फायदा हो रहा है हमको, नदी देवी की जाए, नदी देवता की जाए, जल देवता की जाए। आग से हमको फायदा हो रहा है, अग्नि मैया की जाए। धरती से अनाज मिल रहा है, धरती मैया की जय हो। सूर्य से हमें रोशनी मिल रहा है, सूर्य भगवान की जय हो। तो जिससे पहले फायदा हो रहा था उसी की पूजा करते थे, मतलब प्राकृतिक पूजन था, ना तो कर्मकांड था और न ही किसी प्रकार का आडंबर था। इस समय याग और कर्मकांड नहीं थे, परंतु प्राकृतिक पूजा था, वही पूजा जिससे हमको फायदा, वही हमारा भगवान। आत्मा पुनर्जन्म में लोग विश्वास करते थे। आत्मा है, रिबर्थ है, पुनर्जन्म है तो है। यहाँ के प्रमुख देवता थे इंद्र, जो कि पुरंदर के नाम से जाना, जिसका अर्थ था, तो इस समय प्रमुख देवता इंद्र थे। क्या थे? इंद्र। और इंद्र को पुरंदर कहा जाता। पुरंदर का मतलब होता किला तोड़ने वाला। क्या करने वाला? किला तोड़ने वाला।
तो इंद्र जो कि पुरंदर जिसे कहा जाता था, इसका अर्थ होता था किला तोड़ने वाला। दूसरे प्रमुख देवता अग्नि। अग्नि जो है मध्यस्थता की निभाते थे। अग्नि क्या करते थे? मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। तीसरे प्रमुख देवता थे वरुण। अब वरुण को रीति नियामक कहते थे। रीति नियामक के कहने का मतलब आप जानते हो? मतलब ऋतुओं का नियंत्रण करना, कब गर्मी लाना, कब बरसात करवा देना, कब ठंडा करवा देना, ये काम था वरुण का। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही देवता भगवान चेंज हो जाते हैं। इंद्र वहां पे ऋतु नियामक बन जाते हैं। जो किला तोड़ने वाले हैं ना, वो हट जाते हैं और यहाँ पे बन जाते हैं ये पुरुष। ऋग्वेद काल के पशुओं के देवता थे। सॉरी, पूषण, गलती पढ़ दी हो। पूषण जो है वो बोले पशुओं का देवता कौन थे? पशुओं का देवता कौन थे? तो पूषण। कौन थे? पूषण। पूषण। महिला वन देवी, देखो महिलाओं देवी उषा, आदित्य तथा अग्नि, ये वन देवी थी। तो यहाँ पे ऋग वैदिक सभ्यता समाप्त होती है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।